हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूँ आपके साथ डी सर। और हम कर रहे थे आपकी 33 श्रेणी परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है कलाम अकेडमी की, उस टेस्ट सीरीज का जो पाठ्यक्रम है यानी सिलेबस है, उस सिलेबस का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी इसके माध्यम से MCQ माध्यम से एनालिसिस कर रहे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे। सबसे पहले हम कर रहे थे आपके कलाम रीट मेंस की बात करते हैं। रीट मेंस टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, किसकी? टेस्ट की बात करते हैं। और टेस्ट नंबर कौन सा आपका? टेस्ट नंबर की बात करें तो आपका माइनर टेस्ट 8। कौन सा टेस्ट? माइनर टेस्ट 8, जो कब होगा आपका? इस संडे को होगा। इस माइनर टेस्ट 8 का जो सिलेबस है पाठ्यक्रम है आपका, इस सिलेबस का हम क्या कर रहे थे? MCQ माध्यम से क्या कर रहे थे? हम एनालिसिस कर रहे थे। ठीक है, एनालिसिस कर रहे थे। और उसी श्रृंखला में एक आपका इस सिलेबस है माइनर टेस्ट 8 का, उसमें एक टॉपिक आपका कौन सा? राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011, ये हम पढ़ेंगे। और इस सिलेबस के अंदर इसके भाग 1 से लेकर भाग 5 तक है। भाग 1 से लेकर भाग 5 तक, यानी जितने भी नियम वगैरह है भाग 5 तक। ठीक है, 15 नियम हो जाएंगे आपके भाग 5 तक। वो आपके सारे के सारे माइनर टेस्ट 8 में पूछे जाएंगे। ठीक है, इतना ही दे रखा है। फिर आपका आगे का भाग जो भाग 6 से और 10 तक, यानी अगले 5 भाग है, वो दे रखे हैं आपके माइनर टेस्ट 9 के अंदर। ठीक है, लेकिन हम आज ही पूरा करेंगे इसको, हम तो आज ही पूरा करेंगे। ठीक है, प्रत्येक पॉइंट को समझते हुए, क्योंकि एक साथ जब हम पूरा करते हैं तो पूरी कंटिन्यूटी बनी होती है और हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट जुड़े होते हैं एक दूसरे से, वो सारे के सारे हमें याद हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। RTI जो आपका राजस्थान RTI 2011 है, नियमावली है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी रूपरेखा की। इसकी बात करते हैं रूपरेखा की। और रूपरेखा के लिए यानी बात करें रूपरेखा या पृष्ठभूमि की बात करें तो हमें जाना पड़ेगा आपका RTI एक्ट 2009 के अंदर। किसमें जाना पड़ेगा? RTI एक्ट 2009 के अंदर। अब RTI एक्ट 2009 हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, जब आपको पूरा करवाया गया था डिटेल के अनुसार, हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताया गया था। जिन दोस्तों ने देखी वो प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकता है RTI एक्ट 2009 का। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात क्या करते हैं हम? RTI एक्ट 2009 की बात करते हैं, इसके गठन को लेकर बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो गठन को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले राज्यसभा के अंदर गया था। राज्यसभा के अंदर बात करते हैं आपकी, राज्यसभा में कब गया था ये? राज्यसभा में गया था आपका 20 जुलाई 2009। 20 जुलाई 2009। सीधा सीधा ये भी पूछा जाता है कि RTI एक्ट 2009 है, वो सबसे पहले किस में गया था? तो राज्यसभा के अंदर गया था। कब? 20 जुलाई 2009 को। ठीक है, फिर दूसरा आएगा आपका लोकसभा। तो लोकसभा में कब गया था ये आपका? वो गया था आपका 4 अगस्त 2009 को। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ। ठीक है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की बात करें, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की बात करें हम, तो वो कब हुए थे आपके? 26 अगस्त को। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। ठीक है, फिर आपका पूछा जाता है गजट में कब प्रकाशित हुआ? गजट प्रकाशित, तो ये कब हुआ था आपका? मैंने सब बताए थे आपको, 27 अगस्त को गजट में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 27 अगस्त को गजट में प्रकाशित हुआ। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है लागू कब हुआ था? ये लागू कब हुआ था आपका? लागू की बात करें तो 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, इसके बात करें, इसके अंदर देखो मूल की बात करें, जब मूल बना था ये आपकी, जब कितने थे बाकी? मूल की बात करें तो इसमें जो उस टाइम मूल बना था तो भाग थे आपके 7, धाराएं थी आपकी 38, और अनुसूची थी आपकी 1। अनुसूची कितनी थी आपकी? 1। लेकिन वर्तमान की बात करें आपकी, वर्तमान में कितने इसमें? भाग तो वही 7 है, भाग तो वही 7 है। धाराएं कितनी हो चुकी है आपकी? धारा हो चुकी है आपकी 39। ठीक है, टोटल धारा कितनी हो चुकी है आपकी? 39 धाराएं हो चुकी है, और अनुसूची आपकी 1 है। अब सर ये क्यों बता रहे हो आप कि आप पढ़ा चुके हो, तो क्यों बता रहे हो? देखो इसी की बात करें, इसी RTI एक्ट की धारा 38 के तहत, धारा 38 के तहत किसका गठन हुआ आपका? गठन किसका हुआ आपका? राजस्थान RAG लिख देता हूँ, राजस्थान RTI नियमावली 2011 का गठन हुआ है। ठीक है, किस धारा के तहत? धारा 38 के। तो किसके धारा थी आपकी? RTI एक्ट 2009 की धारा थी। तो ये इसकी पृष्ठभूमि थी कि कहाँ से आपका RTI एक्ट आया, क्यों आपका नियमावली 2011 बनाई गई, किसके आधार पर बनाई गई, कौन सी धारा के तहत बनाई गई। यानी आपकी धारा 38 के तहत आपका राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 बनाया गया था। उसकी कौन सी धारा थी आपकी? धारा 38 के तहत। ठीक है, ये याद आपको जरूर था। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम RTI एक्ट 2000 जो नियमावली 2011 है राजस्थान की, उसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या आपका।
प्रश्न दे रखा है आपका, राजस्थान में आरटी एक्ट 2009 के प्रावधानों को लागू करने हेतु राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा कब जारी की गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीधा सीधा आपको बार बार पूछा जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, पहला ऑप्शन दे रखा है आपका 1 अप्रैल 2010, दूसरा दे रखा है आपका 29 मार्च 2011, तीसरा दे रखा है आपका 15 अगस्त 2011 और चौथा दे रखा है आपका 30 मार्च 2012। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 29 मार्च 2011, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो दे रखा है 1 अप्रैल 2010, यहाँ पर कौन सा लागू हुआ था आपका, आरटीई एक्ट 2009 लागू हुआ था, 2009 देखो साथ साथ रिवीजन भी होगा आपका, ऐसी बात नहीं है। हर ऑप्शन का हम विश्लेषण करेंगे, बारीकी से समझेंगे हर चीज़ को, क्योंकि ये समझ आधारित क्वेश्चन है और यहाँ पर लंबे दौर तक याद होने चाहिए, इस प्रकार से हमें पढ़ना जरूरी है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान में जो आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानों को लागू करने हेतु राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा कब जारी की गई थी, 29 मार्च 2011 को। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम कि राजस्थान आरटीई एक्ट 2000 नियमावली 2011 की। नियमावली 2011 इसकी बात करते हैं दोस्तों। दो हजार ग्यारह को थोड़ा सा सही लिखते हैं, 2011। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखो इसका गठन कब हुआ था आपका, किस अधिनियम की धारा 38 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 38 की शक्तियों के प्रदत्त गठन। सीधा क्वेश्चन पहला यही पूछा जाता है कि किस धारा के शक्तियों के प्रदत्त गठन हुआ था आपका नियमावली 2011 का, धारा 38 के तहत। ठीक है, भाग कितने थे आपके, इसके अंदर भाग की बात करें तो 10 भाग थे। ठीक है, नियम कितने थे आपके, नियम 29, नियम कितने आपके 29। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के अंदर कुल भाग कितने 10 और नियम कितने आपके 11। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पर, एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, राजस्थान सरकार द्वारा नियमावली का प्रथम ड्राफ्ट कब जारी किया गया था, राजस्थान सरकार द्वारा नियमावली का प्रथम ड्राफ्ट, नियमावली का प्रथम ड्राफ्ट की बात करते हैं, ये कब जारी किया था आपका 2010 के अंदर। कब जारी किया था 2010 के अंदर, इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी देखिए हमने आरटी एक्ट जो आपकी नियमावली 2011 है, इसमें कुल किस धारा के तहत गठन हुआ था आपका, धारा 38 के तहत। कितने भाग थे आपके, 10 भाग है और नियम कितने आपके 29 नियम है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 29 मार्च 2011 पूरी देख ली हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 का नियम एक संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारंभ किस भाग में समाहित है। बताओ भाई, नियम एक है, कौन सी आपका नियम एक, संक्षिप्त नाम है, प्रसार एवं प्रारंभ किस भाग में समाहित है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या किसी भी भाग में नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, किसी भी भाग के अंदर नहीं है, किसी भी भाग के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर, देखो समझते हैं संक्षिप्त नाम। तो नियम एक के अंदर बात करते हैं हम आपके, नियम एक जो आपके किसी भी भाग में सम्मिलित नहीं है, इसके अंदर बात करते हैं आपका पहला नाम दे रखा है हमें संक्षिप्त नाम। कौन सा नाम, संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम तो वही होगा जो आपके प्रश्न में दे रखा है। जो सीधा पूछा जाता है संक्षिप्त नाम क्या आपका, तो राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011। ठीक है, याद कर लो यहाँ पर इसको, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि संक्षिप्त नाम क्या है, तो यहाँ पर आएगा आपका राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 आपको देखा जाएगा। दूसरा देख रखा है प्रसार, प्रसार और प्रारंभ दे रखा है। तो प्रारंभ कब हुआ था आपका, दूसरा दे रखा आपका प्रारंभ, तो प्रारंभ अभी बताया तुरंत प्रभाव से लागू हुआ था आपका। ठीक है, 29 मार्च 2011, 29 मार्च 2011 से प्रारंभ हुआ। तीसरा दे रखा प्रसार, तीसरा क्या था इसमें, प्रसार था, जो प्रसार किसमें आपके संपूर्ण राजस्थान के अंदर 29 मार्च को ही संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गया था। ठीक है, संपूर्ण राजस्थान।
तो ये था आपका नियम 1, जो आपका संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ किस भाग में समाहित है, किसी भी भाग में समाहित नहीं है। ये आपका अलग से भाग 1 प्रारंभ होता है प्रारंभिक से, जिसमें भाग 2 है, ठीक है, जिसमें आपकी परिभाषा सम्मिलित है। भाग 2 के अंदर क्या आपके, देखो भाग 1 दे रखा ऑप्शन में, भाग 1 में आपका प्रारंभिक, कौन सा आपका भाग 1 प्रारंभिक है, ठीक है, जिसमें कौन सी नियम सम्मिलित है आपके, नियम 2, जिसमें आपकी परिभाषाएं हैं, नियम 2। भाग 2 में आपकी एसएमसी है, एसएमसी का गठन है। भाग 3 के अंदर आपके निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये भाग 3 के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाग 1 के अंदर आपका ये कुछ भी नहीं है, आपका भाग 1 नियम 1 है, वो किसी भी भाग में सम्मिलित नहीं है। ये आपका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, सीधा क्वेश्चन आता है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देता हूँ मैं, क्योंकि बार बार रिपीट भी होता है और पूछा भी जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जगह ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे देखो एक बार हम भाग देख लेते हैं, आपके 10 के 10 भाग कौन से आपके, राजस्थान आईटी एक नियमावली 2011 की बात करें हम, तो भाग कितने इसमें, भाग है आपके 10, ठीक है, और नियम कितने आपके, नियम आपके 29, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आपके भाग 1। भाग 1 कौन सा आपका, प्रारंभिक, प्रारंभिक, और इसमें सिर्फ एक ही नियम शामिल है आपका, नियम 2, कौन सा शामिल है आपके, नियम 2। दूसरा देखते हैं हम भाग 2 के अंदर क्या आपका, भाग 2 के अंदर क्या आपका, भाग 2 के अंदर आपके विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, ठीक है, एसएमसी, क्या आपकी एसएमसी है, ठीक है। और नियमों की बात करें, इसमें नियम की बात करें तो नियम कौन कौन से आपके, नियम आ जाएंगे आपके 3, 4 और 5, ठीक है। वो किसमें आपके भाग 2 में सम्मिलित है, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरे की बात करें हम भाग 3 की, तो भाग 3 के अंदर क्या आपका दोस्त, बताओ भाई, भाग 3 के अंदर क्या है आपका, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। और इसमें नियम की बात करें, इसमें नियम की बात करें तो कौन सा नियम सम्मिलित है इसमें, 6, नियम 6 इसमें सम्मिलित, ठीक है, याद करना। चौथे की बात करें हम भाग 4, भाग 4 कौन सा आपका, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य उत्तरदायित्व है, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य व उत्तरदायित्व, ठीक है। और नियमों की बात करें, नियम है इसमें 7 है, 8 है और 9 है, ठीक है, 3 नियम इसमें सम्मिलित है। भाग 5 की बात करते हैं हम, भाग 5 विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व है, विद्यालय व अध्यापकों के उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व, ठीक है। और इसमें हम यदि नियमों की बात करें, नियम की बात करें तो कौन से नियम सम्मिलित है भाई आपकी, 10 से लेकर 10 से 15 तक। यहाँ तक आपका आज के सिलेबस यानी माइनर टेस्ट 8 में पूछा जाएगा, ये भी साथ साथ याद कर लो। ये इतना है, वो कौन से टेस्ट में पूछे जाएंगे यहाँ तक क्वेश्चन, माइनर टेस्ट 8 में, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब माइनर टेस्ट 9 में कौन कौन से पूछे जाएंगे, देखो छठा भाग पूछा जाएगा, भाग 6, भाग 6 क्या है आपका, बताओ भाई, अरे भाग 6 क्या आपका, अध्यापक है, भाग 6 में अध्यापक है। और नियमों की बात करें हम तो नियम आपके 16 से लेकर 21 तक सम्मिलित है, ठीक है, नियमों की बात करें। सातवां देखिए हम, भाग 7 क्या आपका, भाग 7 की बात करें तो भाग 7 के अंदर आपका पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना, पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना, पूरा होना, ठीक है। नियमों की बात करें तो नियम हो जाएंगे आपके 21 तक हो गए ना, तो 22 से लेकर
बताओ भाई, केवल 22 ही आएगा इसमें, 22। 8वें की बात करते हैं हम। 8वां कौन सा जगह, भाग 8 की बात करें हम, शिकायत निवारण। शिकायत निवारण। और इसके अंदर नियम की बात करें हम, तो नियम कौन से हो जाएंगे आपके, अरे 24-25, 4 नियम और बच गए आपके। कितने नियम बच गए आपके, 4 नियम और बच गए। 9 की बात करिए आपकी, भाग 9। तो भाग 9 में क्या आपके, बाल अधिकारों का संरक्षण। बाल अधिकारों का संरक्षण। बाल अधिकारों का संरक्षण, तो याद कीजिए इसका। और नियम की बात करें इसमें, नियम कहाँ से कहाँ तक है भाई आपकी, 26 से लेकर 28, 26 से 28, ठीक है। और लास्ट आपका 10वां भाग कौन सा आपका, प्रकीर्णन। भाग 10 कौन सा आपका, प्रकीर्णन। और इसमें नियम 29 शामिल है आपके। तो ये सारे याद होने चाहिए एक बार शुरू में, क्योंकि बार बार रिपीट करेंगे हम, ठीक है, फिर से दोबारा याद हो जाएंगे, लेकिन एक बार एक साथ आपको याद हो गए यहाँ पर। जो हम बात करते हैं राजस्थान आरटीए नियमावली 2011 की, इसमें कुल 10 भाग थे और नियम थे आपके 29। भाग 1 में आपका प्रारंभिक है, जिसमें आपका नियम 2 है। नियम 1 जो आपका संक्षिप्त नाम, प्रसार और आपका लागू कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ, वो है, वो किसी भी भाग में सम्मिलित नहीं है, जो सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, जो हमने अभी करवाया आपको। भाग 2 था आपका विद्यालय प्रबंधन समिति असम से, 3 है आपके, 3, 4 और 5 सभी फटेंगे। भाग 3 की बात करें, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, जिसमें नियम 6 शामिल है। भाग 4 की बात करें, राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकरण की कर्तव्य उत्तरदायित्व है, जिसमें आपके नियम 7 से 9 शामिल है। भाग 5 की बात करें, विद्यालय व अध्यापकों के उत्तरदायित्व है, जिसमें नियम 10 से 15 शामिल है। भाग 6 में अध्यापक है, जिसमें नियम की बात करें 16 से 21। और भाग 7 है, जिसमें पाठ्यचर्या और जो पाठ्यचर्या RCERT निगरानी वगैरह करती है, वो भाग 7 के अंदर है, वो आपका नियम 22 के अंदर है। भाग 8 में आपके शिकायत निवारण है आपका, जिसमें नियम बात करें 24-25 है, ठीक है। भाग 9 के अंदर बालक जो अधिकारों का संरक्षण है, ठीक है, 26 से 28 है। और भाग 10 में प्रक्रिया 29 है। तो ये आपके सारे के सारे आपको याद होने चाहिए एक बार, इसलिए मैंने बताया, जरूर समझा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आ गया था अपना पहला क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका नियम 1 है वो किसी भी भाग में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिए, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के भाग प्रारंभिक नियम 2 में आंगनवाड़ी की परिभाषा किसके अंतर्गत दी गई है। आंगनवाड़ी की परिभाषा क्या दी गई, ये में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधीन, राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास सेवा के अधीन, स्कीम के अधीन, जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन है आपके आंगनबाड़ी की परिभाषा की बात करें, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, भाग प्रारंभिक यानी पहला भाग का है आपका नियम 2, यानी एक ही नियम सम्मिलित है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या आपके नियम 2 में परिभाषा है आपकी, यहाँ पर क्या पता चल रहा है आपको, नियम 2 है, इसमें कौन सी आपकी परिभाषाएं सम्मिलित, याद हो जाएगा ना साथ साथ, परिभाषाएं, ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो, नियम 3 में SMSC की संरचना व कर्तव्य किससे संबंधित है। नियम 3 की बात करते हैं आपके, SMSC की संरचना व कर्तव्य किससे संबंधित है, शिक्षक के प्रशिक्षण से, विद्यालय प्रबंधन से, छात्र मूल्यांकन से, या पाठ्यक्रम विकास से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, विद्यालय प्रबंधन से, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम आपके SMSC की। तो SMSC है वो किसमें, आपके भाग 2 की बात करते हैं, ठीक है। इसी में भाग 2 के अंदर, भाग 2 क्या आपका विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, प्रबंधन समिति है, शॉर्ट नाम आता है आपका SMC, शॉर्ट नाम क्या आता है आपका SMC आता है, ठीक है। इसके अंदर बात करें तो नियमों की बात करें, नियम कितने सम्मिलित है इसमें, 3 नियम सम्मिलित है, ठीक है। कौन कौन से आपके 3 नियम, नियम 3 से लेकर 3 से 6, इसे लिख देता हूँ मैं, 3 से 5, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो। नियम की बात करें तो नियम है इसमें 3 से 5, ठीक है। तो नियम 3 की बात करते हैं, नियम 3 में क्या है। सबसे पहले नियम 3 की बात करें तो नियम 2 तो हम पढ़ चुके हैं, परिभाषा है। नियम 1 जो आपका प्रारंभिक संक्षेप ना वो था, जिसमें को किसी भी भाग में सम्मिलित नहीं है। नियम 2 पढ़ा हमने, जो आपके भाग 1 में प्रारंभिक सम्मिलित था, जिसमें परिभाषा है। नियम 2 भाग 2 की बात करें जो आपकी विद्यालय प्रबंधन समिति थी, तो जिसमें नियम है आपके 3 से 5, जिसमें नियम 3 के आपका SMSC की संरचना व करते, SMSC की
संरचना व करते हो गया। वही बात करें आपके नियम 4 की, तो नियम 4 में क्या आपका एसएमएससी कार्य समिति, एसएमएससी की कार्य समिति, यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई इसके अंदर, ठीक है। और वही बात करें आपके नियम 5 की, नियम 5 में क्या आपका, नियम 5 आपका विद्यालय विकास योजना, विद्यालय विकास योजना, विद्यालय विकास योजना, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब मैं क्या पूछा था कि एसएमएससी की संरचना व करते किससे संबंधित है, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया, भाग 2 के अंदर है विद्यालय प्रबंधन समिति। सीधा पूछा जाता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमएससी का उल्लेख कौन से भाग के अंदर है, तो भाग 2 के अंदर, ठीक है। कौन से भाग में, आपके भाग 2 के अंदर। पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनता है। दूसरा ये बनता है कि भाग नियम जो एसएमएससी कार्य समिति है वो कौन से नियम में है, तो नियम 4 के तहत। किस नियम के तहत गठन किया जाता है, नियम 4 के तहत गठन किया जाता है। विद्यालय विकास योजना का निर्माण किस नियम के तहत बनाया जाता है, तो नियम 5 के तहत बनाया जाता है। वह पूछा जाता है कि एसएमएससी की संरचना व करते किस में सम्मिलित है, तो नियम 3 में सम्मिलित है। सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या अपना, देखो नियम 3 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य शामिल नहीं होते, कौन से सदस्य शामिल नहीं होते। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो यहीं पर याद हो जाना चाहिए आपको, नियम 3 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति की बात कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन से सदस्य सम्मिलित नहीं है। पहला दे रखा आपका विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक बालक के माता पिता या संरक्षक, ये सम्मिलित है। विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक, ये भी आपके सम्मिलित है। स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, ये भी आपका सम्मिलित है, ठीक है। राज्य सरकार के सभी अधिकारी जो अन्य जिलों से तैनात है, ये नहीं है इसमें सम्मिलित, ठीक है। अन्य जिलों से तैनात है वो इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों आपकी विद्यालय विकास प्रबंधन समिति की बात करते हैं। सबसे पहले विद्यालय प्रबंधन या प्रबंध समिति की बात करते हैं, आपके एसएमसी की बात करते हैं। एसएमसी सीधा पूछा जाता है यहाँ पर क्वेश्चन। देखो इसका गठन होता है आपका, गठन किस नियम के तहत, नियम 3 के तहत, नियम 3 में, ठीक है। कौन से विद्यालय में होता है, पहले तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विद्यालय कैसा होगा आपका भाई, जिसमें एसएमसी का गठन किया जाएगा वो विद्यालय कैसा आपका गैर सहायता प्राप्त विद्यालय होगा। कौन सा आपका गैर सहायता प्राप्त विद्यालय, यानी निजी स्कूल में नहीं होगी आपकी, गैर सहायता प्राप्त विद्यालय। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसएमसी का गठन किन विद्यालय में किया जाएगा, गैर सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय में, भिन्न, ठीक है। विद्यालय कैसा होगा आपका गैर सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न होगा, जिसमें विद्यालय प्रबंधन समिति की गठन किया जाएगा, ठीक है। पुनर्गठन, पुनर्गठन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसएमसी का पुनर्गठन किया जाएगा, प्रत्येक 2 वर्ष में उसका पुनर्गठन किया जाएगा, प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर, प्रत्येक 2 वर्ष में, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसएमसी का जो पुनर्गठन है कितने वर्ष में किया जाना आवश्यक है या अनिवार्य है, तो प्रत्येक 2 वर्ष में इसका पुनर्गठन करना अनिवार्य है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। इसके अलावा इसका सदस्य पूछा जाता है, तो सदस्य आपके सारे ये सम्मिलित होंगे, आपके जो आपको ऑप्शन नंबर 1 से लेकर 3 दिए हुए हैं, ये सारे इसमें सदस्य सम्मिलित होंगे, ठीक है। ये सारे इसमें सदस्य सम्मिलित होते हैं। एक कार्य समिति का गठन किया जाएगा, एक समिति होगी कौन सी, वो समिति होगी आपकी कार्यकारी समिति, कार्यकारी समिति। और इसका उल्लेख इसमें आपके, इसका उल्लेख बात करें तो नियम 4 के अंदर आती है, ठीक है। नियम 4 में पढ़ेंगे, नियम 4 में आपकी कार्यकारी समिति का उल्लेख किया गया है, ठीक है। वो भी इसके विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए क्या होगी, एक कार्यकारी समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा और आपके सदस्य सचिव होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा कि कार्यकारी समिति का गठन किसके, कौन सी समिति के तहत की जाएगी, तो विद्यालय प्रबंधन समिति के तहत की जाएगी। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। एक बेटा पूछा जाता है आपका बैठक का, तो 3 माह में एक बार, 3 माह में एक बार, कम से कम एक बार। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि 3 माह में कम से कम एक बार बैठक होना अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य है। और वही बात करें जो कार्य करने की प्रत्येक बैठक अमावस्या के दिन होगी, ये भी आपकी बात करें कार्य करने की जो बैठक है,
कार्य करने की प्रत्येक बैठक है वो कब होगी आपकी? अमावस्या को होगी। कब होगी आपकी? अमावस्या को होगी। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। ठीक, कार्यकारिणी की बैठक है जो विद्यालय प्रबंधन समिति की, वो कौन से दिन होगी आपकी? राज्य सरकार ने आदेश देकर कौन से दिन निर्धारित किया आपका? अमावस्या निर्धारित किया। कौन सा? अमावस्या। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो हम पढ़ रहे थे, अपना क्वेश्चन था नियम 3 के बारे में हमने पूरी चीज़ें पढ़ी। ये सारे के सारे नियम 3 के अंदर ही है। ठीक है, पूरे प्रबंधन किसमें? आपके नियम 3 के अंदर है। तो नियम 3 के अंदर सीधे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, या आपकी संरचना है, ठीक है, या करते हैं किसमें? आपके नियम 3 के अंदर। तो विद्यालय प्रबंधन समिति की बात करें, गठन होता है आपका नियम 3 से। विद्यालय कौन से विद्यालय में आपके विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी का गठन होता है, जिसमें गैर सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न जो विद्यालय है उसमें आपके यानी सरकारी विद्यालयों की बात करते हैं सीधे सीधे। पुनर्गठन की बात करें तो प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर इसका पुनर्गठन होना अनिवार्य है। समिति की बात करें, कार्यकारी समिति होगी जो आपका प्रावधान किया गया आपके नियम 4 के अंदर। बैठक 3 माह में कम से कम 1, और कार्यकारिणी की प्रत्येक बैठक है वो अमावस्या के दिन होगी। राज्य सरकार ने विशेष आदेश जारी करके अमावस्या का दिन चुना गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4 इसमें सम्मिलित नहीं होगा। राज्य सरकार के सभी अधिकारी और अन्य जिलों में से तैनात है वो आपके इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। उस गांव में निवास होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नियम 3 अच्छे से समझ में आया होगा, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, नियम 3 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं सारे ले लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे। और ये क्वेश्चन बार बार आता है आपका, बार बार आता है। प्रवेश के क्वेश्चन उठा के देखना एक बार। नियम 3 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के को धारा 21 की उपधारा 2 के खंड ए से डी में विनिर्दिष्ट कार्यों के अतिरिक्त कौन से कार्य करने होंगे? भाई उसके अतिरिक्त कौन से कार्य करने होंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल शिक्षक की नियुक्ति नहीं, ठीक है, केवल पाठ्यक्रम तैयार करना नहीं, राज्य में सभी स्कूलों का निरीक्षण करना नहीं, बालक के अधिकारों, विद्यालय, माता पिता तथा सरकार के कर्तव्यों के बारे में स्थानीय जनसाधारण को जानकारी देना किसका काम है? आपका विद्यालय प्रबंधन समिति का काम है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। यहाँ पर ये आ जाता है, बालकों के अधिकारों का स्थानीय जनसाधारण को जानकारी देना, माता पिता की और सरकारी कर्तव्यों को जानकारी देना। यहाँ से क्वेश्चन टूट के 2-3 बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 2। तो सारे के सारे नियम 3 के जितने क्वेश्चन बनते थे वो सारे आपको यहाँ पर बता दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यहाँ पर देखिए, नियम 3 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी को धारा 21 की उपधारा 2 खंड ए से डी में विनिर्दिष्ट कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो याद कर लेना। और धारा 21 के तहत है, ये भी याद कर लेना, ये भी सीधा पूछ लिया जाता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की किस के तहत विनिर्दिष्ट कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो धारा 21 की उपधारा 2 के खंड ए से डी में उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, प्रश्न के अंदर भी प्रश्न है आपका। तो देखो नियम 3 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी को धारा 21 की उपधारा 2 के खंड ए से डी में विनिर्दिष्ट कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? अब बताओ कौन सा असंगत है, ये मैं बताना। तो विद्यालय के आसपास के जनसाधारण को बालक के अधिकार तथा सरकार, स्थानीय प्राधिकारी व माता पिता और विद्यालय के कर्तव्य व दायित्वों के बारे में जानकारी देना, ये तो है ही है। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखो ये पीछे वाला क्वेश्चन इसी पर आधारित था, ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन था ना, इसी लाइन पर था। धारा 24 और धारा 28 के प्रावधानों का पालन करना, जिसे शिक्षकों की उपस्थिति, माता पिता की को जानकारी, ट्यूशन पर रोक, हमने पढ़ा था धारा 28 प्रतिषेध। ठीक है, ये भी बिल्कुल है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। तीसरा क्या दे रखा है आपका? सभी बालकों के नामांकन और निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना, यह भी आपका विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य है, विनिर्दिष्ट कार्य है, इसके अतिरिक्त करना होगा आपका। राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा संचालित समस्त स्कूलों के वित्तीय प्रबंधन की निगरानी करना, यह आपका इसका कार्य नहीं है। ठीक है, सबके विद्यालय की जो प्रबंधन समिति अलग अलग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा, जो असंगत हो जाएगा। असंगति तो पूछा था हमें, क्या पूछा हमें? असंगत पूछा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने देखो सभी पढ़ी थी। देखो धारा 24 में क्या पढ़ी थी हमने? धारा 24 यहाँ पर दोबारा याद करवा रहा हूँ मैं। धारा 24 में हमने क्या पढ़ा था? धारा 24 में हमने क्या पढ़ा था भाई? अभी बताया था आपको। अरे विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति, पहले दे रखा है क्वेश्चन में, विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति, ठीक है, बात करते हैं आपके, पूछा जाता है खंड 1 के अंदर है आपका, खंड 1। और देखो ये तो आपका खंड 1 के अंदर है, इसका ये खंड भी बहुत आगे कटे। और एक आपका खंड ई आता है, इसी का धारा 24 के खंड ई के अंदर क्या आपका? माता पिता को जानकारी देना, माता पिता को जानकारी देना, ये सीधे पूछ ले जाते हैं।
जानकारी देना, ठीक है। हर चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और धारा 28 के अंदर क्या आपकी शिक्षकों के जो ट्यूशन पर रोक है, ये हमने पढ़ाया था। धारा 28 में क्या आपका 28 में क्या था भाई, शिक्षकों के ट्यूशन पर प्रतिबंध, शिक्षकों के ट्यूशन पर प्रतिबंध, ट्यूशन पर प्रतिबंध, ये सारे के सारे आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और एक धारा 27 भी है, उसमें भी नियुक्ति की जा सकती है। धारा 27 भी याद करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती पर रोक, गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती पर रोक, की तैनाती पर रोक। तो ये सारे के सारे किसमें सम्मिलित है आपके, इसी धारा 21 नियम 3 के अंदर सम्मिलित है, ठीक है। धारा 21 की उपधारा के अंदर आपके 2 के खंड ए से डी तक निर्दिष्ट जो विनिर्दिष्ट कार्य हैं वो आपके आ चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका असंगत युग्म है। 24 के तहत हमने पढ़ा था, विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति खंड 1 के तहत। वही आपके धारा 24 खंड 1 के तहत माता पिता की जानकारी देना, ये भी आपका किसका नियम 3 में उल्लेख किया गया। तो ये सारे के सारे आपके विद्यालय प्रबंधन समिति कार्य हैं, ठीक है, विनिर्दिष्ट कार्य। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आप देखो नियम 4 की ओर बढ़ चुके हैं हम। नियम 4 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है। यहाँ पर अभी हमने चर्चा की थी नियम 3 के अंदर संरचना के अंदर कि एक कार्यकारी समिति होगी, उसका एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, एक आपका सदस्य सचिव होगा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि नियम 4 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होगा, विद्यालय का अध्यापक या कार्यकारी समिति के माता पिता सदस्यों में से निर्वाचित सदस्य, स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचन व्यक्ति, स्थानीय शिक्षाविद या विद्यालय का छात्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्यकारी समिति के माता पिता सदस्यों में से निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम आपकी कार्यकारी समिति, ठीक है। कार्यकारी समिति की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, याद भी कर लेना साथ साथ। कार्यकारी समिति की बात करते हैं, ठीक है। गठन कौन सी में आपकी, गठन है वो कौन सी में आ जाएगा आपका, नियम 4 के अंदर। गठन तो किसमें आएगा, नियम 4 के अंदर इसका गठन का प्रावधान है। सबसे पहले बात करें समिति, जो कार्यकारी समिति है गठन है वो किन सदस्यों से मिलकर होगी, सदस्य की बात करते हैं, किस प्रकार के सदस्य शामिल होंगे। तो देखो आपके विद्यालय का प्रधानाध्यापक होगा, कौन होगा आपका, विद्यालय का प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा आपका, दूसरे विद्यालय से एक अध्यापक, विद्यालय से एक अध्यापक सम्मिलित होगा इसमें। और इसमें भी प्राथमिकता किसको दी जाएगी, प्राथमिकता बात करें तो महिला को दी जाएगी, मैडम जी को दी जाएगी प्राथमिकता। महिला लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। प्राथमिकता किसको दी जाएगी, महिला को दी जाएगी। विद्यालय एक का एक अध्यापक होगा। इसी समिति के गठन की बात कर रहा हूँ मैं, सदस्यों की बात कर रहा हूँ, कौन कौन सदस्य सम्मिलित होते हैं। इसमें विद्यालय का प्रधानाध्यापक तो होगा ही होगा, विद्यालय का एक अध्यापक सम्मिलित होगा, जिसमें प्राथमिकता किसको दी जाएगी, सबसे यदि कोई महिला लेडीज है, ठीक है, जो आपका अध्यापक है अध्यापिका है, तो उसको सबसे पहले सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। स्थानीय प्राधिकारी, 30 सदस्य कौन होंगे आपके, स्थानीय प्राधिकारी। और वो भी कौन से होंगे अभी, जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है, वार्ड में विद्यालय है, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वार्ड में विद्यालय है ना, और स्थानीय प्राधिकारी होंगे वो भी कौन से, निर्वाचित, जो निर्वाचित जैसे वार्ड पंच वगैरह है वो, ठीक है। वही बात करें आपके चौथे कौन से प्रकार के सदस्य होंगे आपके, छात्रों के माता पिता, छात्रों के माता पिता। वही संरक्षकों में से विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा, विद्यालय जो एसएमसी है, एसएमसी द्वारा कितने सदस्यों का निर्वाचन होगा आपका, 11 सदस्यों। कितने सदस्यों का होगा आपका, 11 सदस्यों का निर्वाचन होगा टोटल। इन टोटल तो 16 होंगे आपके। तो एसएमसी टोटल कितने, 11 सदस्यों का निर्वाचन करेगी, जिसके माता पिता हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपका विद्यालय संरक्षकों में से 11 सदस्यों का चुनाव करेगी, पूरे मतलब गांव में वार्ड में जितने भी लोग हैं उनमें से 11 सदस्यों का कौन करेगी निर्वाचन, एसएमसी करेगी। निर्वाचन लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर वही बात करें आपके पांचवें कौन होंगे आपके, मनोनीत, मनोनीत, ठीक है। मनोनीत सदस्य होंगे, और मनोनीत सदस्य कौन होंगे आपके, स्थानीय शिक्षाविद और विद्यालय का एक छात्र।
स्थानीय शिक्षाविद और कौन होगा आपका विद्यालय का छात्र, विद्यालय का छात्र, याद करना दोस्तों, विद्यालय का छात्र होगा इसमें। कौन होगा आपका विद्यालय का छात्र। तो यहाँ पर देखो स्थानीय शिक्षाविद और विद्यालय के छात्र तो क्या होंगे, दोनों मनोनीत होंगे, मनोनीत, ठीक है। और स्थानीय प्राधिकारी और निर्वाचित व्यक्ति, ये देखो आपका स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचित व्यक्ति, ये भी आपके इसमें सदस्य सम्मिलित होंगे, विद्यालय का प्रधानाध्यापक भी इसमें सम्मिलित होगा, ठीक है। और कुल सदस्य की बात करें, कुल सदस्य कितने हो जाएंगे फिर इसमें, ऐसे मिला के कुल सदस्य की बात करें तो कुल सदस्य होंगे आपके 16, ठीक है। कुल सदस्य कितने होंगे आपके 16, और इन 16 में 50% कौन हो गया आपकी, 50% कौन हो गया आपकी महिलाएं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है भाई कि इन जो सदस्य बनेगी, कार्यकारी समिति बनेगी, इसमें जो कुल सदस्य हैं उनका 50% कौन होगी आपकी, महिलाएं होगी, ठीक है, महिला सदस्य होगी। वही बात करें इनकी गणपूर्ति, बेटा के लिए गणपूर्ति कितनी होगी आपकी, गणपूर्ति होगी आपकी 1/3, गणपूर्ति कितनी होगी आपकी 1/3। ये भी याद करना दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और अध्यापक होगा वो कार्यकारी समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा। अध्यापक तो प्रधानाध्यापक क्या होगा आपका जो कार्यकारी समिति उसका पदेन सदस्य सचिव होगा, पदेन सदस्य सचिव। बाकी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन होंगे आपके, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या होंगे आपके, निर्वाचित होंगे, माता पिता द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, ठीक है। ये भी याद करना, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नियम 4 था, नियम 4 से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर करवाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नियम 4 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति अपनी कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो अध्यक्ष आपकी कार्यकारी समिति के जो माता पिता सदस्य हैं, आपके 11 सदस्य जो आपके एसएमसी चुने थे उनमें से कोई निर्वाचित कोई सदस्य होगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्यकारी समिति की बात करें, इसका गठन होता है आपका नियम 4 के तहत। सबसे पहले इनमें सदस्य पूछे थे कि सदस्य कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो विद्यालय का प्रधानाध्यापक सम्मिलित होता है, विद्यालय का कोई एक अध्यापक होगा, जो प्राथमिकता उसमें भी महिलाओं को दी जाएगी। स्थानीय प्राधिकारी जो वार्ड, जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है उस वार्ड के जो निर्वाचित स्थानीय प्राधिकारी है वो इसमें सम्मिलित होंगे। छात्रों के माता पिता होंगे और संरक्षक, माता पिता या संरक्षक, जो एसएमसी द्वारा 11 सदस्यों का निर्वाचन करेगी, किसका 11 सदस्यों का निर्वाचन करेगी, जो आपके नियम 3 के तहत हमने एसएमसी का गठन पढ़ा था, हमने संरचना पढ़ी थी। मनोनीत की बात करें, मनोनीत सदस्य 2 होंगे आपके, और ये मनोनीत सदस्य जोड़े गए थे संशोधन करने की बात है, ठीक है। इसमें राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी सदस्यों में संशोधन हुआ था, उसके बाद आपके मनोनीत सदस्य जोड़े गए थे, जिसमें पहले सदस्य होते थे आपके 15, अब सदस्य हो गए आपके 16, ठीक है। जिसमें एक शिक्षाविद और आपका विद्यालय, और जो प्राथमिकता है वो किसको दी गई, मनोनीत करने का छूट किसको दी गई, उससे जो क्षेत्र के जो विधायक है उसको छूट दी गई है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो वो भी याद करना। गणपूर्ति 1/3 है, वो याद कर लेना। गणपूर्ति कितने हैं, 1/3। और प्रत्येक मास में कम से कम एक, जो प्रत्येक महीना है ना उसमें कम से कम एक बैठक होना अनिवार्य है, वो भी याद कर लेना साथ साथ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, प्रत्येक मास में एक बैठक होना अनिवार्य, बैठक करेगी या समिति होगी तो वो प्रत्येक माह में एक बैठक जरूर करेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाता है। तो ये थे आपका नियम 4, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ से बनते हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देख लीजिए, फिर आपके इसमें देख लीजिए सारा का सारा मैटर, और सारे सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि प्रदेश सदस्य सचिव कौन होता है, तो विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा चुका है। गणपूर्ति कितनी होती है आपकी, 1/3 होती है, ये भी पूछा जा चुका है। कार्यकारी समिति की जो गणपूर्ति है वो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। कार्यकारी समिति की प्रत्येक मास में कितनी बार बैठक होती है, तो 1 बार, ये भी पूछा जा चुका है। अभी हमने उसकी पूछी 3, जो एसएमसी की थी वो कम से कम 3 माह में 1 बार होनी चाहिए, वो भी आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम आपके, ये लो आपका, विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा तैयार की जाने वाली विद्यालय विकास योजना की अवधि क्या होगी, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और सबसे बार ज़्यादा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आता है ना, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो। तो विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा तैयार की जाने वाली विद्यालय योजना की अवधि कितनी होगी, 4। तो सबसे पहले तो बात करें, विद्यालय जो प्रबंधन समिति की योजना है वो किस नियम के तहत बनाई जाती है, विद्यालय विकास योजना तैयार करना,
नियम की बात करें तो नियम 5 के तहत, किसके तहत, नियम 5 में इसका उल्लेख है, नियम 5। और भाग पूछे तो भाग कौन सा हो जाएगा आपका 2। ठीक है, दोनों याद करना साथ साथ, ऐसे भी याद कर लें। विद्यालय विकास योजना तैयार करना किसमें, आपके नियम 5 के अंदर है। और विद्यालय विकास योजना की अवधि क्या होगी आपकी, 3 वर्ष होगी। क्या होगी आपकी, 3 वर्ष इसमें सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम आपके, विद्यालय विकास योजना को किसके समक्ष वित्तीय वर्ष से पहले प्रस्तुत किया जाएगा। जो विद्यालय विकास योजना जो नियम 5 के तहत बनाई जाती है आपकी, किसके तहत, विद्यालय विकास योजना की बात करें नियम 5 के तहत बनाई जाती है आपकी, ये भी याद कर लेना साथ साथ। किसके समक्ष वित्तीय वर्ष से पहले प्रस्तुत किया जाता है, जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध, प्रधानाध्यापक के सामने, बीईओ यानी ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर के विरुद्ध, राज्य शिक्षा अधिकारी के पास। तो सबसे पहले प्रस्तुत किया जाएगा किसके भाई समक्ष, वित्तीय वर्ष से पहले प्रस्तुत किया जाएगा कौन सी, विकास जो विद्यालय विकास योजना, इसको किसके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिला शिक्षा अधिकारी के सामने, प्रधानाध्यापक के सामने, बीईओ के सामने, राज्य शिक्षा अधिकारी के सामने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बीईओ के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो विशेष प्रशिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन नियम 6 के अनुसार सही नहीं है, कौन सा कथन नियम 6 के अनुसार सही नहीं है, यह हमें क्वेश्चन आपको बताना है। बताओ भाई कौन सा नहीं है। विशेष प्रशिक्षण की पहचान और व्यवस्था विद्यालय प्रबंधन समिति करेगी। प्रशिक्षण केवल स्कूल परिसर में आयोजित कक्षाओं में ही दिया जा सकता है। प्रशिक्षण 3 माह की न्यूनतम अवधि के लिए होगा। तो अभी बताया था मैंने आपको कि नियम 6 है आपका, तो भाग 3 के अंदर है आपका नियम 6, किसमें आपकी, भाग 3 के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं नियम 6। ठीक है, भाग की बात करें तो भाग कौन सी में आपकी, तो भाग 3 के अंदर है। और भाग 3 के अंदर क्या था आपका, भाग 3 के अंदर था आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसके बात करें थे दोस्तों। ठीक है, भाग 3, इसके अंदर भाग 3 की बात करें, ये था, इसका नियम कौन सा था, केवल एक ही नियम सम्मिलित था, वो कौन सा था आपका, नियम 6। कौन सा था आपका, नियम 6। देखो हम नियम 1 पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें आपकी संक्षिप्त नाम वगैरह थी। नियम 2 पढ़ चुके हैं, जिसमें परिभाषाएं थी। नियम 3 पढ़ चुके हैं, जिसमें एसएमसी की संरचना थी। नियम 4 पढ़ चुके हैं, जिसमें आपके कार्यकारी समिति थी। नियम 5 पढ़ चुके हैं, जिसमें आपकी विद्यालय विकास योजना थी आपकी। और आप नियम 6 पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सा पढ़ रहे हैं हम, नियम 6 पढ़ रहे हैं। तो सारे के सारे आपको याद होनी चाहिए। कंटिन्यूटी में याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये थोड़ा सा चैप्टर ऐसा है, आप सभी को पता है चीज़ों को, क्योंकि एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। और बार बार पढ़ना पड़ेगा, 2-3 बार निकालोगे तो और अच्छे याद हो जाएंगे। देखो विशेष प्रशिक्षण की पहचान और व्यवस्था विद्यालय प्रबंधन समिति करेगी, बिल्कुल करेगी। कौन करेगी, विद्यालय प्रबंधन समिति करेगी, बिल्कुल राइट। विद्यालय प्रबंधन समिति किस धारा के अंदर उल्लेख किया था, कौन सा नियम था आपका, अभी कमेंट के अंदर राइट आंसर बताओ। अभी बताया था पिछले क्वेश्चन। अरे भाग 2 पढ़ चुके हैं, भाग 2 पढ़ चुके हैं, एसएमसी गठन पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना। प्रशिक्षण केवल स्कूल परिसर में आयोजित कक्षाओं में दिया जाएगा, बिल्कुल। प्रशिक्षण दिया जाएगा वो कौन सी, विद्यालय, जब विद्यालय आपके विद्यालय में आयोजित कक्षाओं में दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बाहर आपके चौक के ऊपर दिया जाए, बाहर आपके गाँव के अंदर दिया जाएगा, टीचर जा जाए कि नहीं, कक्षाओं के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, कि प्रशिक्षण केवल स्कूल परिसर में आयोजित कक्षाओं में ही दिया जाएगा, ये भी याद करना। प्रशिक्षण 3 माह की न्यूनतम अवधि के लिए होगा, बिल्कुल। न्यूनतम अवधि कितनी होगी आपकी, 3 माह होगी। अधिगम की प्रगति के आधार पर 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, यानी प्रशिक्षण दिया जाएगा पहले न्यूनतम 3 माह के लिए। अब अधिगम कैसा हो रहा है, उसकी प्रगति कैसी है, उसके आधार पर 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। विशेष प्रशिक्षण केवल राज्य शिक्षा अधिकारी द्वारा ही नियुक्त बाहरी प्रशिक्षकों द्वारा ही दिया जा सकता है, नहीं, बाहरी शिक्षकों द्वारा नहीं दिया जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसा तो पूछा था, सही नहीं है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका विद्यालय में जो कार्यरत है, प्रशिक्षण विद्यालय में कार्य शिक्षकों अथवा विशेष रूप से नियुक्त अध्यापकों द्वारा दिया जाएगा। विद्यालय में, मोस्ट इंपोर्टेंट ये याद करना, विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा दिया जाएगा, कार्यरत शिक्षकों द्वारा, और उसी विद्यालय में नियुक्त हुआ कोई विशेष द्वारा एवं विशेष रूप से नियुक्त अध्यापक द्वारा, विशेष रूप से नियुक्त अध्यापक द्वारा, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा कि विशेष प्रशिक्षण केवल, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, केवल राज्य शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्त बाहरी प्रशिक्षणों द्वारा दिया जाएगा, नहीं, केवल विद्यालय में जो कार्यरत शिक्षक है उनके द्वारा भी दिया जाएगा। विद्यालय में जो कार्यरत यानी उस विद्यालय में पहले से जो विद्यालय अध्यापक कार्य यानी पढ़ा रहे हैं, शिक्षण करवा रहे हैं, उन विद्यालयों के द्वारा भी दिया जाएगा। तो देखो एक शब्द इसको गलत कर रहा है, बाकी विशेष रूप से नियुक्त अध्यापक तो है ही है,
भाई केवल आ रहा नहीं यहाँ पर, ये गलत कर रहा है इस कथन को। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन क्या आता है आपका, देखो ये आता है आपका विशेष, हम बात करें विशेष प्रशिक्षण की बात करें, विशेष प्रशिक्षण की बात करें, आपके विशेष प्रशिक्षण की बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो धारा 29, जो आपकी धारा 29 थी, हमने धारा 29 पढ़ी थी ना। धारा 29 की जो उपधारा 1 है, उपधारा 1 है, देखो आर्टिकल 2009 आपको अच्छे से आना चाहिए, तो आपको नियमावली और भी अच्छे से आएगी। तो धारा 29 की जो उपधारा 1 है ना, उपधारा जो निर्दिष्ट शैक्षिक प्राधिकारी है, कौन आपका शैक्षणिक प्राधिकारी, कौन आपका, अरे राजस्थान का शैक्षणिक प्राधिकारी कौन है, उदयपुर जिसका मुख्यालय है। शैक्षणिक प्राधिकारी कौन ना आपका, RSCERT, ठीक है, ये आपका शैक्षणिक प्राधिकारी। इसके द्वारा जो पाठ्यक्रम है ना तैयार किया गया, अनुमोदित विशेष रूप से तैयार किया गया गई आयु के अनुसार शिक्षण सामग्री, यहाँ पर आप याद करना, तैयार की गई सामग्री ही का ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके द्वारा RSCERT द्वारा तैयार की गई सामग्री का प्रशिक्षण दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण के दौरान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कौन सी धारा में इसका प्रावधान है, धारा 29 की उपधारा 1 के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, असंगत कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर नियम 6 के बारे में जितने भी फैक्ट क्वेश्चन बनते थे वो हमने आपको सारे करवाए, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन, ये तो सीधा पूछा जाता है कि विशेष प्रशिक्षण का उपबंध जो आपकी राजस्थान नियमावली 2011 है, क्योंकि कौन से नियम के अंदर किया गया है, तो आपका नियम 6 ऐसा आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि नियम 6 है जो आपके भाग 3 है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के अंदर, उसमें जो आपकी शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई सामग्री विशेष प्रशिक्षण के दौरान तैयार करवाई जाती है, वो किस उपधारा के अंदर प्रबंध या प्रतिबंधित है, तो आपकी धारा 29 की उपधारा 1 के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तराधिकारी से संबंधित नियमों के अनुसार बालकों के अभिलेख किसके द्वारा रखा जाएगा, विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा, या माता पिता के द्वारा। बताओ भाई, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम भाग 4 की बात करते हैं। भाग 4 क्या है, भाग 4 क्या था आपका, राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य उत्तरदायित्व है। राज्य सरकार, ठीक है, और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य व उत्तरदायित्व है। ये किसमें आपके भाग 4 के अंदर है, ठीक है। और इसमें नियम कितने हैं आपके, 3 नियम है आपके। नियम बात करें भाग 4 में, नियम की बात करें तो नियम कितने हैं आपके, 3 है। मतलब बात करें हम 7 से 9, 7 से 9 याद करना दोस्तों। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपके नियम 7। नियम 7 क्या आपका, नियम 7 है आसपास क्षेत्र या सीमाएं, आसपास का क्षेत्र या सीमाएं, ठीक है। वही बात करें आपके नियम 8 की बात करें आपकी, नियम 8 क्या आपका, नियम 8 आपका राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य, राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य पूछे जाते हैं सीधे सीधे। ये भी याद होने चाहिए, इसलिए मैं सारे याद कर रहा हूँ अच्छे से आपको। नियम 9, दो नियम 9 तक हम पढ़ चुके हैं, अब ऐसे मान सकते हो। नियम 9 में क्या आपके, इसमें बालकों के अभिलेख रखना स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, ये तो क्वेश्चन था आपका, प्राधिकारी द्वारा अभिलेख रखना, अभिलेख रखना, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। और एक कौन सी में आपकी, बताओ भाई, नियम 9 के अंदर, नियम 9 में, ठीक है। याद हुआ कि नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व से संबंधित नियमों के अनुसार बालकों के अभिलेख किसके द्वारा रखा जाएगा, तो स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखा जाएगा। कौन से नियम में इसका उल्लेख है, नियम 9 के अंदर है। और नियम 9 कौन से भाग के अंदर है, तो भाग 4 के अंदर है। भाग 4 के आपका राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य उत्तरदायित्व है। कितने नियम सम्मिलित है इसमें, 7 से 9 है। 7 के आपका आसपास के क्षेत्र या सीमाएं, नियम 8 के आपका सरकार व स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य, 9 में आपका अभिलेख रखना। ये क्वेश्चन था पूरा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नियम 7 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के लिए विद्यालय कितनी अधिकतम पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आसपास के विद्यालय क्षेत्र, अभी पढ़ा हमने
ठीक है, वहाँ से संबंधित ये क्वेश्चन है। 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर। देखो कक्षा 1 से 5 तक के बालकों का पूछा है, तो कितना हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कक्षा 6 से 8 तक पैदल दूरी की बात करें 2 किलोमीटर, कक्षा 6 से 8 तो कितना हो जाए आपके 2 किलोमीटर दूरी तक होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है भाई, ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। जिसको पूरा याद है वही कर सकते हैं। देखो प्रत्येक बालक निःशुल्क शिक्षा और पाठ्य पुस्तक तथा सहायक सामग्री का हकदार होगा, बिल्कुल होगा। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा, पाठ्य पुस्तक का अधिकार होगा और सहायक सामग्री का हकदार होगा प्रत्येक बालक, ठीक है, जो वो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है, तो बिल्कुल राइट है, ठीक है। और किसमें आपका धारा 12 तथा धारा 3(2) के अनुसार, वो भी याद कर लो। आरटीए की जो 9 है उसकी धारा 12 तथा धारा 3(2) के अनुसार, धारा 3(2) के अनुसार, ठीक है। पूछा जाए कि प्रत्येक बालक निःशुल्क शिक्षा और पाठ्य पुस्तक तथा सहायक सामग्री का हकदार होगा किस धारा के तहत, धारा 12 के तहत। ये भी आ सकता है कौन सी धारा 12 व धारा 3(2) के अनुसार, दोनों धाराएं आपके ऑप्शन में पूछी जा सकती है, ठीक है। निःशक्त बालक और विशेष अधिगम और सहायक सामग्री का हकदार होगा। निःशुल्क जो आपके बालक है, निःशक्त बालक है, ये आप सभी को पता है 2012 में संशोधन हुआ था। विशेष अधिगम और सहायक सामग्री का हकदार होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। और ये आपकी बात कर लेना, नोट लगा के याद कर लेना, जो संशोधन हुआ था आपका 2021 दिया हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन देखो 2021 का जो संशोधन हुआ था ना, तो विद्यालय संशोधन के नोट 2021 संशोधन में जो दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर निचला देखो तीसरा, सरकारी विद्यालय का बालक 2021 के संशोधन के अनुसार निःशुल्क यूनिफॉर्म का हकदार होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल सत्य है। विद्यालयों में बालकों के बीच जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर भेदभाव करना स्वीकार्य नहीं, अस्वीकार्य है, अस्वीकार्य। और ये चर्चा में रहता, अभी बाड़मेर में हुआ था ना एक बच्चे के साथ, SC/ST का जो बच्चा था उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल भी साथ साथ याद रखा करो, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको क्या करना है, आपको कंपटीशन फाइट करना है, तो क्वेश्चन आ जाते हैं आप, ठीक है। फिर इसमें फिर से संशोधन किया गया था अभी फिलहाल, वो भी याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार होता है आपका इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये भी बात कर लो, ये आपकी सारी प्रावधान कौन सी में आपकी है। प्रावधान की बात करें तो आपकी नियम 8 के अंदर है, नियम 8 के प्रावधान है, ठीक है। राजस्थान में पूछे तो नियम 8 के प्रावधान कौन से, नियम 6 पढ़ चुके हम, नियम 7 पढ़ चुके हम, ठीक है। नियम 7 में तो आसपास का क्षेत्र था, जो 500 मीटर 1 किलोमीटर वो सारे आता आपका, ठीक है। नियम 8 के अंदर आपकी राज्य सरकार या प्राधिकारी के कर्तव्य है, तो नियम 8 के अंदर, और ये सारे नियम 8 के प्रावधान थे, ठीक है, वो भी याद कर लेना। भाग 4 के तहत ये भी आपके नियम 8 के अंदर ही है, ठीक है, वो भी याद कर लेना। राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष किन बालकों की पहचान करेंगे, सही विकल्प को चुनिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। दूरस्थ क्षेत्र के बालक की पहचान करेगा, निःशक्त ग्रस्त बालक की भी पहचान करेगा, अलाभप्रद समूह के बालक की भी पहचान करेगा, कमजोर वर्ग के बालक की भी करेगा, धारा 4 में जो निर्दिष्ट बालक है उनकी भी पहचान करेगा। धारा 4 में निर्दिष्ट बालक कौन है, मैंने पढ़ाया आपको, RTA एक्ट 2009। बताओ भाई धारा 4 में क्या है। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीधा पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप, और यहाँ पर ये भी याद कर लो साथ साथ, कौन से नियम आपकी नियम 8 के अंदर है, नियम 8। और नियम 8 क्या आपकी राज्य सरकार वह जो स्थानीय प्राधिकारी है, स्थानीय प्राधिकारी का उत्तरदायित्व है, ये का उत्तरदायित्व है, ठीक है। कौन सा है, ये वाले सारे निःशक्त बालक की पहचान करना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों भाग 5 आ चुका है। देखो भाग 4 हम पढ़ चुके, 3 नियम थे आपके 7 8 और 9, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं वहाँ के। भाग 5 के अनुसार कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों के परिवेश से संबंधित कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ये मैं पूछा गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, उनका प्रवेश केवल परीक्षा के आधार पर होगा, नहीं ये नहीं होगा आपका, गलत। उनका प्रवेश बिना बिना किसी भेदभाव और प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, के आधार पर, के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उस श्रेणी के बालकों को प्रवेश मिलेगा, नहीं,
उनके प्रवेश के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले देखते हैं भाग 5 दिया हुआ हमें, भाग 5 क्या है। तो भाग 5 आपको याद होना चाहिए सबसे पहले कि भाग 5 क्या था आपका नियमावली का। तो भाग 5 था विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व। विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व, अध्यापकों के उत्तरदायित्व। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कौन से भाग के अंदर? आपके भाग 5 के अंदर है। और नियम की बात करें, आपकी नियम कौन सी कहाँ तक सम्मिलित है? इसमें नियम आपके 10 से लेकर 15 तक सम्मिलित है, जो आज के टेस्ट का टॉपिक है, मतलब माइनर टेस्ट 8 का सिलेबस यहाँ तक था आपका, ठीक है। पूछ जाता है नियम 10 से 15 तक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन सभी नियमों की बात करेंगे, नियम 10 से लेकर 15 तक की। देखो ये रहा आपका क्वेश्चन। विद्यालय की मान्यता वापस लेने का प्रावधान राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली के किस नियम के अंदर स्थित है? किस नियम के अंदर है भाई आपका मान्यता वापस लेने का अधिकार? ठीक है, तो नियम 12 में है, नियम 13 में है, नियम 14 में है, नियम 15 में है। तो नियम 15 के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नियम 12 के अंदर क्या है? आयु के सबूत के लिए दस्तावेज, आयु के सबूत के लिए दस्तावेज, के लिए दस्तावेज। वही पूछे आपके नियम 13 के अंदर क्या है? प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि 6 माह तक होगी आपकी। प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि, ठीक है। वही नियम 14 की बात करें, आपके नियम 14 में क्या है? विद्यालयों को मान्यता देना, विद्यालयों को मान्यता देना। और नियम 15 विद्यालयों की मान्यता वापस लेना, ठीक है। मान्यता वापस लेना, वापस लेना, ठीक है। तो याद हो गया नहीं भाई? हमने देखो अभी देखा था भाग 5, ठीक है। भाग 5 में देखा था हमें नियम 10 से 15, जिनमें से हम कितने नियम पढ़ चुके हैं? आपके 4 पढ़ चुके हैं, ठीक है। 4 पढ़ चुके हैं, टोटल 6 थे। तो देखो यहाँ पर 3 और आ जाएंगे आपके, 2 और आ जाएंगे, 2 ही बचे आपके। कौन कौन से बचे? नियम 10 कमजोर वर्ग अलाभप्रद समूह का, ये भी पढ़ लो साथ साथ। नियम 10 भी मैं यहाँ पर करवा देता हूँ, क्योंकि हमें 10 से 15 पढ़ना था। नियम 10 में क्या आपकी जो आपकी कमजोर वर्ग, आपके कमजोर वर्ग व अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश, समूह के बालकों का प्रवेश, बालकों का प्रवेश। और ये कौन सा बच गया भाई आपका? 10 हो गया, 11 बच गया, ठीक है। नियम 11 क्या आपका? नियम 11 भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भाई बार बार। होता है राज्य सरकार द्वारा प्रतिपालक व्यय की प्रतिपूर्ति, राज्य सरकार द्वारा प्रतिपालक व्यय की प्रतिपूर्ति, व्यय की प्रतिपूर्ति पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन, ठीक है। व्यय की प्रतिपूर्ति। ये सारे के सारे जो नियम थे आपके, नियम कौन से में? आपके भाग 5 के थे, ठीक है। भाग 5, और भाग 5 क्या था आपका? विद्यालय व अध्यापकों के उत्तरदायित्व, विद्यालय व अध्यापकों के उत्तरदायित्व, के उत्तरदायित्व। नियम की बात करें तो नियम 10 से 15, और ये नियम 10 से 15 ये रहे आपके सारे के सारे। इधर देख लेना कौन कौन सा नियम है, ठीक है। तो क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, तो नियमों से सीधा पूछ लिया जाता है। नियम 12 में क्या है, नियम 13 में क्या है, नियम 14 में क्या है, नियम 15 में क्या है, ठीक है। तो सारे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। जिसमें कि आपका विद्यालय वापस लेने का प्रावधान है। बाकी देख लीजिए 12 में क्या है आपका? आयु के सबूत के लिए दस्तावेज है। नियम 13 के अंदर क्या आपका जो प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि है। नियम 14 में क्या आपके विद्यालय को मान्यता देना, 15 में वापस लेना, 10 के अंदर कमजोर वर्ग अलाभप्रद जो समूह के बालक है उनका प्रवेश, और नियम 11 के अंदर राज्य सरकार द्वारा प्रतिपालक व्यय की प्रतिपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यहाँ पर देखो प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क न लेने और बालक या उसके माता पिता को किसी भी अनुवीक्षण के अधीन न रखने का प्रावधान राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली के नियम में रखा गया। कौन सी में? 10 में है, नियम 11 में है, नियम 12 में है, या नियम 13 के अंदर है? बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नियम 10 के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार सीधा रिपीट होता है, ठीक है। 11 में पढ़ चुके हैं,
भाई व्यय की प्रतिपूर्ति, देखो दोबारा याद कर लो, व्यय की प्रतिपूर्ति पढ़ी थी हमने अभी, व्यय की प्रतिपूर्ति शॉर्ट में याद करो। 12 में क्या था आपका, अरे सब आयु की सबूत, आयु की सबूत है 12 में। 13 में क्या था आपका, जो प्रवेश की जो कालावधि अवधि है वो, प्रवेश की कालावधि वो थी आपकी 13 के अंदर। तो ये सारे पढ़ चुके हम, ठीक है। कौन से भाग के अंदर, आपके भाग 5 के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैपिटेशन शुल्क न लेने और बालक तथा उसके माता पिता को किसी भी अन्वेषण के अधीन न रखने का प्रावधान राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 में किस नियम में सम्मिलित किया गया है, तो आपके नियम 10 के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि दोस्तों, बालक की आयु के सबूत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज नियम 12 के अनुसार स्वीकार्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, नई नर्स और दाई रजिस्टर अभिलेख बिल्कुल है मान्य, आंगनवाड़ी अभिलेख भी इसमें मान्य है, माता पिता या सुरक्षा बालक की आयु की घोषणा ये भी आपके सम्मिलित है, पड़ोस शिक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र इसमें सम्मिलित नहीं है। तो 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और ये नियम किसके अधीन बनाए गए, नियम बनाए गए आपके, नियम की बात करें, नियम अधीन किसके बनाया गया आपका, यह बनाया गया आपका जन्म मृत्यु रजिस्टर अधिनियम, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, ठीक है, इसके तहत बनाए गए थे ये प्रावधान, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3। ये आपके पड़ोस शिक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं है भाई, ठीक है। आयु की सबूत आपको और नियम किसमें आपके नियम 12 के अंदर है, ये 2 क्वेश्चन में दिया हुआ आपका, आयु की सबूत किसमें आपके नियम 12 के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3 याद कर लेना। नर्स और दाई रजिस्टर अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख, माता पिता या सुरक्षा द्वारा बालक की आयु की घोषणा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी भी विद्यालय को बिना मान्यता प्राप्त किए राजस्थान में स्थापित या संचालन करने का से कौन रोकता है, कौन रोकता है भाई, बिना मान्यता प्राप्त किए। केवल राज्य सरकार, केवल केंद्रीय सरकार भी रोक सकती है, राज्य सरकार भी रोक सकती है, स्थानीय प्राधिकारी और गैर शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 के तहत इसको रोका जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें विद्यालयों की जो मान्यता है वो कौन सी में आपकी, अरे विद्यालयों की मान्यता कौन सी है आपकी, नियम 14 के अंदर। देखो नियम 14 के अंदर क्या पढ़ा हमने, विद्यालयों को मान्यता देना, विद्यालयों को मान्यता देना, ठीक है। और नियम 15 के अंदर क्या पढ़ा हमने, नियम 15 के अंदर हमने पढ़ा कि विद्यालय की मान्यता वापस लेना, विद्यालय की मान्यता वापस लेना। और यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा बन गया, ये वाला क्वेश्चन बन गया आपका, दोनों नियमों से, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बिना मान्यता प्राप्त किए राजस्थान में स्थापित या संचालन करने से केंद्र सरकार भी रोकती है, राज्य सरकार भी, स्थानीय प्राधिकारी भी जो चुने गए जैसे वार्ड पंच वगैरह वो भी रोक लेते हैं, गैर शैक्षिक संस्था अधिनियम लगता है आपका 1989, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे ये आपके माइनर टेस्ट 8 के क्वेश्चन है, आपके माइनर टेस्ट 8 में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ तक के क्वेश्चन, ठीक है। कल के वाले जो संडे को टेस्ट होगा उसके अंदर। अब ये आपके जो भाग 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं, आपके भाग 5। अब देखो भाग 6 से 10 और पढ़ लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अध्यापक का दायित्व है किस नियम में वर्णित है, अध्यापक का जो दायित्व है किस नियम में वर्णित है, नियम 16 में, नियम 19 में, नियम 20 में, नियम 21 के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताओ भाई। राइट आंसर हो जाएगा आपका नियम 20, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके अध्यापक, ठीक है। अध्यापक की बात करें तो भाग कौन से में सम्मिलित है आपका अध्यापक, अध्यापक भाग 6 के अंदर। कौन से अध्यापक में, जो आपके नियमावली का जो भाग 6 है उसमें क्या आपका अध्यापक है, ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। वही बात करें नियम की बात करें तो नियम के कहाँ से सम्मिलित है आपके, नियम 16 से 21 तक है, नियम 16 से 21 तक सम्मिलित है। तो नियम 16 के अंदर क्या है, नियम 16 में आपकी न्यूनतम अर्हता या योग्यता, न्यूनतम अर्हता या योग्यता पूछा जाता है क्वेश्चन। नियम 19 के अंदर क्या आपका, अरे अध्यापकों के वेतन भत्ते सेवा निर्बंध, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है अध्यापकों के वेतन भत्ते, वेतन भत्ते किसमें आपके नियम 19 के अंदर, ठीक है। नियम 20 के अंदर हो गया आपका अध्यापक का दायित्व, क्या हो जाएगा आपका शिक्षक का दायित्व, शिक्षक का दायित्व, दायित्व सीधा पूछ लिया जाता है। नियम 21 के अंदर क्या आपका शिक्षक छात्र अनुपात,
शिक्षक छात्र अनुपात, सीधे सीधे आपकी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो कौन कौन से बच गए आपके, 16 आ गया, 17 बच गया, तो यहाँ पर याद कर लो 7 वो भी, ठीक है। 17 बच गया, तो न्यूनतम योग्यता में शिथिलीकरण है। 17 में क्या आपका नियम 17 की बात करें तो 17 आपका न्यूनतम योग्यता में शिथिलीकरण, योग्यता में शिथिलीकरण। 18 रह गया आपका, तो नियम 18 आ जाएगा यहाँ पर। नियम 18 क्या आपका, न्यूनतम योग्यता अर्जित करना, न्यूनतम योग्यता अर्जित करना, अर्जित करना, ठीक है। वही बात करें, नियम 19 आ चुका है आपका, नियम 20 आ चुका है आपका, और नियम 21 आ चुका है। तो 16 से लेकर 21 थे, तो 16 आ गया, 17 आ गया, 18 आ गया, 19, 20, 21, तो सारे के सारे आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक है। जो भाग 6 के अंदर है अध्यापक की प्रावधान, ठीक है। नियमावली की बात करें कौन से भाग में, 6 के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे पूछे जाते हैं भाई, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, और याद हो भी गया होगा आपको, अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो आपका आ गया, न्यूनतम अर्हता जिसके द्वारा निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसके बिना शिक्षक की नियुक्ति पात्र नहीं होगा, शिक्षक नियुक्ति के पात्र नहीं होगा, तो किसके द्वारा की जाती है भाई, राज्य सरकार द्वारा, स्थानीय प्राधिकार द्वारा, NCTE राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद द्वारा, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस में प्रावधान था आपका, देखो धारा 23 की उपधारा 1 में, उपधारा 1 में इसका प्रावधान है, ठीक है। NCET को प्रावधान जो प्राधिकारी, शैक्षणिक प्राधिकारी बनाया गया था, उसमें न्यूनतम अर्हता समस्त विद्यालयों पर लागू होगी, ठीक है। और इसमें जो निरंतर रखने वाले शिक्षक नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, ठीक है। और नियम की बात करें आपके, कौन से नियम में सम्मिलित आपके, नियम 16, अभी पढ़ा ना हमने नियम 16, देखो ये रहा आपका न्यूनतम अर्हता और योग्यता, ठीक है। नियम 16 धारा याद करना भाई, धारा 23 की उपधारा 1 में प्रावधान है आपका, ठीक है, जो इसकी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। और राजस्थान की जो नियमावली है उसमें कौन से नियम में सम्मिलित किया गया, इसको नियम 16 के अंदर सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अध्यापक को धारा 24(1) और धारा 29(2) के अनुसार किसके लिए संचयी अभिलेख रखना अनिवार्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 23 और धारा 24 के तहत, 29(2) के तहत, सॉरी, अध्यापक को धारा 24(1) और धारा 29(2) के अनुसार किसके लिए छात्र संचयी अभिलेख रखना अनिवार्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रत्येक शिक्षक या व्यक्तिगत रिकॉर्ड के लिए, प्रत्येक बालक के प्रारंभिक शिक्षा प्रमाण के लिए, केवल कक्षा 1 के बच्चों के लिए, केवल निःशक्त बालकों के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बालक के प्रारंभिक शिक्षा के प्रमाण पत्र के लिए, ठीक है। वहीं बात करें इसकी, कौन से नियम में प्रावधान है, नियम आपकी 20 के अंदर, ये प्रावधान कौन से नियम में आपके, नियम 20 के अंदर ये प्रावधान है, ठीक है। नियम 20 के अंदर प्रावधान है। और नियम 20 क्या कहता है आपका, शिक्षक का दायित्व है, शिक्षक का दायित्व है। और शिक्षक का दायित्व ये है आपका, देखो एक तो प्रत्येक बालक के प्रारंभिक शिक्षा का प्रमाण पत्र रखना, ये आपका शिक्षक का दायित्व है। अध्यापक को धारा 24(1) और 29(2) के अनुसार रखना है। अध्यापक को 24(1) और 29(2) के अंदर, सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है भाई, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो प्रत्येक विद्यालय में छात्र अध्यापक अनुपात निर्धारित करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में छात्र अध्यापक अनुपात निर्धारित करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता किस आधार पर तय की जाएगी। शिक्षक की जो आवश्यकता है वो किस आधार पर तय की जाएगी, बताओ भाई। विद्यालय की भौगोलिक स्थिति के आधार पर, पिछले शैक्षणिक सत्र में अंतिम योगात्मक मूल्यांकन में सम्मिलित छात्रों की संख्या के आधार पर, केवल शिक्षकों की आयु और योग्यता के आधार पर, विद्यालय के निर्माण वर्ष के आधार पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिछले शैक्षणिक सत्र में अंतिम योगात्मक मूल्यांकन में सम्मिलित छात्रों की संख्या के आधार पर, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से नियम में यह प्रावधान आपकी, नियम 21 की बात कर रहा है। कौन से नियम की आपकी, नियम 21। और नियम 21 क्या कहता है आपका, नियम 21 क्या कहता है भाई आपका, छात्र जो प्रत्येक विद्यालय में छात्र अध्यापक अनुपात बनाए रखना, छात्र अध्यापक अनुपात है ना, अध्यापक अनुपात, सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है नियम 21 से।
ठीक है। तो छात्र जो आपका दे रखा है देखो, प्रत्येक विद्यालय में छात्र अध्यापक अनुपात निर्धारित करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता किस आधार पर तय की जाएगी? पिछले शैक्षणिक सत्र में अंतिम योगात्मक मूल्यांकन में सम्मिलित छात्रों की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जो आपकी स्वीकृत संख्या है, स्वीकृत संख्या है राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाएगी। राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाएगी, अधिसूचित की जाएगी। ठीक है, ये भी किस में प्रावधान? आपके नियम 21 में प्रावधान है, ये भी याद कर लेना साथ साथ। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, शैक्षणिक प्राधिकारी कौन होता है? जो विशेष प्रशिक्षण और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी करता है। जिला शिक्षा अधिकारी RSCERT, पूर्व में SIERT था। स्थानीय प्राधिकारी या प्रधानाध्यापक। तो राजस्थान में किसको बनाया गया? आपके RSCERT को बनाया गया है। मुख्यालय कहाँ पर इसका? उदयपुर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं हम आपके भाग 7 की। किसकी बात करते हैं हम? भाग 7 की बात करते हैं। भाग 7 क्या आपका? भाग 7 है पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना। पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना। शिक्षा का पूरा होना। ठीक है, भाग 7 क्या आपका? पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना भाग 7 है। इसके अंदर नियम कितने सम्मिलित है आपके? नियम की बात करें, नियम आपके 2 है। कौन कौन से आपके नियम? 2 कौन कौन से भाई आपकी? 22, 23। ठीक है, और नियम 22 क्या कहता है आपका? नियम 22 क्या आपका? शैक्षणिक प्राधिकारी। शैक्षणिक प्राधिकारी जो कौन होगा राजस्थान में? राजस्थान की बात करें अपने, तो वो कौन आपका? RSCERT होगा। तो याद कर लेना किसकी बात करें? आपके नियम 22 की। ये लो, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो बात करें आपकी निगरानी रखना, सुसंगत आयु के अनुरूप पाठ्य जो क्रम व पाठ्य पुस्तक व अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करना भी कार्य किसका है? RSCERT का है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें सेवाकालीन अध्यापक का प्रशिक्षण, जो सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण के डिजाइन विकसित करना, ये भी किसका है? कार्य। तो इसके कार्य की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कार्य क्या क्या है? ऐसे कार्य एक तो देखो आपका पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकें सामग्री तैयार करना, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें तैयार करना, पुस्तकें तैयार करना RSCERT का। दूसरा कार्य क्या आपका इसका? दूसरा कार्य जो सेवाकालीन अध्यापक है प्रशिक्षण डिजाइन करना। सेवाकालीन जो अपने अध्यापक है यानी अपन है, प्रशिक्षण के लिए डिजाइन विकसित करना, डिजाइन विकसित करना। ठीक है, और आपके जो मार्गदर्शक का कार्य करता है, कौन सा आपका? मार्गदर्शक व निगरानी का कार्य करता है। निगरानी का कार्य ये भी कौन करता है? आपका RSCERT करता है। ठीक है, पूछा जाता है। नियम 22 हो गया आपका। नियम 23 क्या था आपका? प्रमाण पत्र प्रदान करना। नियम 23 यहाँ पर याद करना, प्रमाण पत्र प्रदान करना, ये नियम 23 के अंदर थे। ठीक है, पूछा जाते हैं सारी सारी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम। ये लो, धारा 29 के प्रयोजनों के लिए शैक्षणिक प्राधिकारी कौन होगा? धारा 29 के प्रयोजनों के लिए शैक्षणिक प्राधिकारी है वो कौन होगा? जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक, RSCERT या स्थानीय प्राधिकारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? RSCERT। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट। ठीक है, और धारा 29 याद करना, धारा 29 के प्रयोजनों के लिए। ठीक है, धारा 29 के प्रयोजनों के लिए RSCERT को नियुक्त किया गया। सीधा क्वेश्चन आपका आ जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम आगे। ब्लॉक स्तरीय अध्यापक शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? बहुत ही अच्छे।
यहाँ पर देखो सीधे पहले सबसे पहले ब्लॉक स्तरीय अध्यापक निवारण समिति की बात कर रहा है, तो ये कौन से भाग में आपकी भाग 8, भाग 8 में कौन सी आपकी शिकायत निवारण समिति है, शिकायत निवारण समिति। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से भाग में आपके भाग 8 के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर नियम कितने आपके, अरे नियम है आपके 23 और 24, भाग 8 में एक तो नियम 24 है और कौन सा आपका वह नियम 25 है, दो ही भाग सम्मिलित है इसके अंदर, ठीक है। नियम 24 की बात करते हैं सबसे पहले, नियम 24, तो नियम 24 में क्या आपका अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र, अध्यापकों के लिए 24 है, माता पिता के लिए कौन सा आपका 25 है। अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र, इसके अंदर एक समिति बनाई जाएगी, इसके अंदर क्या बनाई जाएगी आपकी एक समिति, जिला स्तर पर अलग बनाई जाएगी, ब्लॉक स्तर पर अलग समिति बनाई जाएगी, ठीक है। पहले बात करते हैं हम आपके ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं हम आपके जिला स्तर की, इसकी जिला स्तर की। तो ब्लॉक स्तर पर बात करते हैं आपके, तो अध्यक्ष होगा ब्लॉक विकास अधिकारी होगा, अध्यक्ष कौन होगा आपका ब्लॉक विकास अधिकारी, ब्लॉक विकास अधिकारी। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, शिक्षा निवारण समिति का अध्यक्ष कौन होगा, कौन होगा भाई ब्लॉक विकास अधिकारी होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी है वो क्या होगा आपका सदस्य होगा, इसका सदस्य, पहला ऑप्शन दे रखा ना आपका ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, ठीक है। वही बात के सदस्य हो गया। और अपर ब्लॉक है जो प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी है वो सदस्य सचिव होगा, ये जो ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है ये क्या होगा आपका सदस्य सचिव, पूरे ऑप्शन में पूरी समिति की बता रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सदस्य, ये क्या होगा आपका सदस्य सचिव, और ये क्या होगा आपका अध्यक्ष, किसी ब्लॉक स्तर की कार्यप्रणाली बात करें। तो राइट आंसर तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। अब जिला शिक्षा अधिकारी दे रखा है आपका, जिला स्तर की बात करें तो जिला जो होगा आपका जिला परिषद अध्यक्ष तो कौन होगा आपका मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, ठीक है, अध्यक्ष हो गया आपका। और जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य हो जाएगा, वही आपका ब्लॉक लगा रहा है वहाँ पर जिला, ये लगा देना जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, ये क्या हो जाएगा आपका सदस्य हो जाएगा। और अपर जिला से वो सदस्य सचिव हो जाएगा आपका, अपर जिला प्रारंभिक जो आपका शिक्षा अधिकारी वो क्या हो जाएगा आपका सदस्य सचिव। दोनों समितियाँ याद करना, कौन से नियम में आपके नियम 24 में, नियम 24 में ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नियम 25 में क्या आपका नियम 25 में माता पिता की शिकायतों का निवारण, तो यहाँ पर दो नियम 25 भी याद कर लें साथ साथ, नियम 25 है आपका, तो यहाँ पर क्या आपका माता पिता की शिकायतों का निवारण, माता पिता व बालकों की शिकायतों का निवारण, शिकायतों का निवारण पूछ लिया जाता है भाई आपका सीधा क्वेश्चन, इसलिए सारे सारे यहाँ पे एक जगह होंगे तो आपको अच्छे से याद होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो जो भी पूछेगा यहाँ से बार आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, आगे जो भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से बार क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। भाग 8 को हमने अच्छे से पढ़ लिया, भाग 9 की बात करते हैं हम, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं वैसे। राजस्थान में बाल अधिकारों के संरक्षण किस आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। जो बाल अधिकारों का संरक्षण की बात करते हैं, सबसे पहले बाल अधिकारों का संरक्षण है, ठीक है, वो कौन से भाग के अंदर आपके भाग 9 के अंदर, कौन से भाग 9 के अंदर, भाग 9 में क्या आपका बाल अधिकारों का संरक्षण है, बाल अधिकारों का संरक्षण संरक्षण है, ठीक है। नियम की बात करें, नियम कौन से आपके देखो, नियम एक तो 26 है और कौन सा आपका नियम 27 है, इसके अंदर नियम 27 है और आपका नियम 28, यानी भाग 9 में कितने नियम सम्मिलित है आपके 3 नियम सम्मिलित है। और यहाँ पर दे रखा है आयोग में बाल अधिकारों का संरक्षण किस आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है,
शिक्षा राज्य शिक्षा आयोग द्वारा, स्थानीय प्राधिकार द्वारा नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नहीं, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक प्रकोष्ठ गठित होती है आपकी, ठीक, कार्यों के नियमन के लिए एक प्रकोष्ठ गठित होती है जिसका नियम आपके 26 के अंदर उल्लेख है। इसका नियम 26 की बात करते हैं। यहाँ पर देखो सभी पढ़ लेते हैं हम। सहायता के लिए क्या होती है आपकी? सहायता के लिए आपकी एक प्रकोष्ठ गठित होती है, प्रकोष्ठ गठित। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। आराम से करते हैं थोड़ा सा, गठित। ठीक है, टाइम तो हो चुका है, थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर क्लास, फिर थोड़ा सा पॉइंट भी तो ऐसा है। राजस्थान में बाल अधिकार को संरक्षण किस आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किया जाता है। नियम 26 के अंदर इसका प्रावधान है। ठीक है, और इसकी सहायता के लिए क्या होगा आपका? ये प्रकोष्ठ होगी जो कर्तव्य का निर्वहन करेगी आपका। ठीक है, नियम 26 की बात करें। नियम 27 की बात करें, राज्य जो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों का प्रस्तुत करने की रीति है आपकी। याद करना भाई, नियम 27 सीधा सीधा पूछा जाता है आपका। नियम 27 में क्या आपका? राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति। ये कौन से में आपकी? नियम 27 में। क्या आपके? राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति की बात करते हैं, वो इसमें समझ लेते हैं। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर वगैरह तैयार किए गए थे इसमें। मॉनिटरिंग जो 1000 जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की बात करें वो इसी के अंदर आते हैं आपके। कौन सा आपका? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितने थे आपके? 1098। ये भी पूछा जा चुका है भाई, 1098 ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन आपके। कितने आपके? 1098। याद करना दोस्तों। नियम 28 वैसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आपके? सलाहकार परिषद का गठन है, राज्य सलाहकार परिषद। सीधा पूछा जाता है आपका, राज्य सलाहकार परिषद का गठन किस नियम के तहत किया जाता है? नियम 28 के तहत। ठीक है, कुल सदस्य पूछे जाते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर है तो देखते हैं हम। ये दो, राज्य सलाहकार परिषद के गठन और सदस्यों के संबंध में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है, सही कथन, गोल्ड आ रहा है। सबसे पहले तो बात करते हैं हम आपके राज्य सलाहकार परिषद की गठन की बात करें तो कौन से नियम आपका? नियम 28 के तहत गठन होता है, नियम 28 के तहत। ठीक है, और भाग कौन सा था आपका? भाग 9। परिषद में केवल 10 सदस्यों की बनी होती है? नहीं, परिषद की बात करें इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष व 14 सदस्य। कुल की बात करें तो कितने होते हैं आपके? 15। कुल कितने होते हैं आपके? 15। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कुल 15 होते हैं, अध्यक्ष एक होता है। कुल सदस्यों की संख्या पूछे तो 14 होता है, अध्यक्ष सहित पूछे तो 15 होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष पूछे तो एक होता है। ठीक है, परिषद का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होगा और सदस्यों में कम से कम 1/3 महिलाएं होगी। बिल्कुल राइट, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सदस्यों में महिलाओं की संख्या कितनी होगी आपकी? 1/3 होगी। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन वाला। ठीक है, और अध्यक्ष कौन होता है आपका? शिक्षा मंत्री होता है, ये भी आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी पदेन अध्यक्ष होता है, कौन होता है आपका? शिक्षा मंत्री होता है। परिषद में सदस्यों की नियुक्ति केवल स्थानीय प्राधिकार द्वारा की जाएगी? नहीं, सदस्यों की नियुक्ति केवल स्थानीय प्राधिकार द्वारा नहीं की जाएगी, यह गलत हो जाएगा आपका, ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है? परिषद की बैठक के लिए कम से कम 25% सदस्य उपस्थित होना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कितने होना चाहिए? कम से कम 50%, 50% सदस्य उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर पूछा हमें, सही कथन पूछा तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों आपका, देखो आपके राज्य सलाहकार परिषद की बात करते हैं। यहाँ पर राज्य सलाहकार परिषद की बात करें हम, किसकी? राज्य सलाहकार परिषद की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो सदस्य तो कितने हो गए आपके? कुल सदस्य पूछेगी, कुल सदस्य तो कितने हो गए आपके? 1 + 14 लिख रहा हूँ यहाँ पर, टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 15। एक अध्यक्ष है, 14 सदस्य, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अध्यक्ष कौन हो गया आपका? पदेन अध्यक्ष की बात करें इसका, अध्यक्ष हो गया आपका शिक्षा मंत्री। कौन हो गया आपका? शिक्षा मंत्री हो गया। ठीक है, और कम से कम 3 सदस्य आपके अनुसूचित जाति और या SC ST या अल्पसंख्यक होंगे। दूसरा प्रावधान की बात करें, कम से कम 3, यह पूछा जाता है।
3 सदस्य कहाँ से होंगे आपके? 3 सदस्य होंगे आपके SC ST या अल्पसंख्यक मुस्लिम, ST SC या आपके अल्पसंख्यक, ठीक है, ये होंगे आपके। फिर तीसरा पॉइंट आता है, इसमें पूछा जाता है कम से कम एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों का होगा जिसके पास विशेष जो आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान हो, ठीक है, विशिष्ट ज्ञान वाला एक सदस्य हो जाएगा आपका, ठीक है। चौथा प्रावधान क्या कहता है इसमें, पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में विशेषता जो प्राप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों से होगा। एक पूर्व है, एक होगा आपका, एक किसका होगा आपका, पूर्व है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषता, शिक्षा के क्षेत्र में विशेषता रखता हो, ठीक है, ये एक हो जाएगा आपका। 15 का पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि कहाँ से कौन सा होगा आपका सदस्य। वह एक सदस्य होगा आपका अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषता रखने वाला, एक अध्यापक क्षेत्र में विशेषता रखने वाला। एक कितने हो गया आपके पास, एक तो अध्यक्ष हो गया, 3 आपके SC ST से होगी, विशिष्ट ज्ञान वाला एक हो गया, तो कितने हो गया आपके 3 और 1 4 5 6 और 7 हो गया आपके, ठीक है, 7 हो गए। फिर आपके प्रारंभिक जो पदेन सदस्य होंगे आपके 4 आपके पदेन सदस्य हो जाएंगे, पदेन सदस्य 4 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और फिर आपके जो सदस्य आपके राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान परिषद सदस्य सचिव, ये हो जाएंगे आपके 4। तो हो गए आपके 14 से 15 सदस्य टोटल। 1/3 आपकी बात करें यहाँ पर, 1/3 कम से कम 1/3 महिलाएं होगी, ये याद होगी, और 50% आपके यहाँ पर उपस्थिति होनी चाहिए बैठक के लिए। तो ये सारा था आपका राज्य सलाहकार परिषद के बारे में। और नियम की बात करें, नियम 28 के अंदर आपका इसका उल्लेख है। सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट 10वां भाग आपका प्रकीर्ण है, वो भी याद कर लेना। भाग 10 यहाँ पर याद कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। कौन सा था आपका, प्रकीर्ण। भाग 10 में क्या आपका प्रकीर्ण है, पूछा जाता है। और नियम कौन सा आपका प्रकीर्ण में, नियम 29। आप देखो कलाम बुकलेट के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, कलाम बुकलेट के अंदर, यानी कलाम के जो टेस्ट और क्वेश्चन थे वो यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है शिक्षा का अधिकार नियम RTE का राजस्थान में क्या नाम है। तो ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। तो नाम क्या आपका, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। इसको याद कर लेना। कौन से नियम के अंदर है आपके, नियम 1 के अंदर, नियम 1 के अंदर है, जिसमें क्या आपका संक्षिप्त नाम, आपका संक्षिप्त नाम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रारंभ और विस्तार था, प्रारंभ और विस्तार। और प्रारंभ कब हुआ था आपका 29 मार्च 2011 को। विस्तार संपूर्ण राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में। देखो हम पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। ये देखिए, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति SMC महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी, 45 होगी, 50 होगी, 30 होगी, 28 होगी। कितना प्रतिशत होगा भाई बताओ, मैंने बताया था आपको कितना प्रतिशत होगा भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50%। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। SMC का जो गठन है वो कौन से में था आपका, SMC का जो गठन था वो कौन से में था आपका, भाग 2 के अंदर था। किसमें, भाग 2 के अंदर था। और नियम कितने पढ़े थे हमने, नियम पढ़ा था हमने 3 से 5, ठीक है। इसमें 3 में क्या था आपका, संरचना थी, जो पूरे रिवीजन करवा रहा हूँ वापिस। 4 में क्या था आपका, 4 में था आपका कार्यकारी समिति, और 5 में क्या था आपका, 5 में क्या था भाई, विद्यालय विकास योजना, विद्यालय विकास योजना पढ़ चुके हम, इसलिए सारे रिवीजन करो आपका। ऑप्शन नंबर 2 राइट। नेक्स्ट देखो, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्य में निम्न से कौन सदस्य सम्मिलित नहीं होगा। कौन सा देखो, विद्यालय से एक शिक्षक सम्मिलित होता है, विद्यालय का प्रधानाध्यापक सम्मिलित होता है, हमने पढ़ा आपका। स्थानीय विकास जो निकाय का चुनाव हुआ सदस्य, ठीक है, जो आपका स्थानीय प्राधिकारी बोलते हैं। क्षेत्र का BEO सम्मिलित नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं, ये सारे के सारे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन समिति SMC की बात कर रहा है, नियम 4 की बात कर रहा है। किसकी, नियम 4 की। गठन का प्रावधान था आपका कार्यकारी परिषद गठन, सब पढ़ चुके हैं। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधान अनुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एकीकरण आवश्यक नहीं है। कौन सी सूचनाओं का एकीकरण आवश्यक नहीं है भाई, देखो कक्षावार नामांकन अनुमान आवश्यक है। अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकताओं की संख्या भी है,
वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता भी है, लेकिन बैंक खातों का अभिलेख रखना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अभिलेख आवश्यक नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभिलेख कौन से में था आपका, अभिलेख की बात करें तो अभिलेख था आपका, मैंने कौन सा नियम बताया था आपका, नियम 9। कौन सा नियम बताया था मैंने, नियम 9 बताया था। भाग कौन सा था आपका, 4, भाग 4 था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है, तो RSCRT बताया था मैंने, SIRT। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसका नाम वर्तमान में क्या कर दिया गया भाई आपका, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, वर्तमान में क्या कर दिया गया इसका नाम, बताओ। अरे पहले था, अब तो आपका क्या कर दिया गया, RSCERT, दोनों नाम आ सकते हैं आपके। ऑप्शन नंबर 2, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों तक प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या क्या होगी, तो अध्यापकों की संख्या कितनी होगी अभी, 60 जो बच्चे हैं बच्चों तक आपकी 2 होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। सरकारी विद्यालयों में केवल 14 वर्ष तक, सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, गैर सरकारी विद्यालयों में 14 वर्ष तक, या 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू करने की दृष्टि से जिन नियमों का प्रथमतः निर्माण किया गया उनका शीर्षक क्या रखा गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010। ऑप्शन नंबर 2, मैंने क्या बताया था अभी, पहला क्वेश्चन था, राजस्थान का प्रथम ड्राफ्ट कब जारी किया गया था आपका, 2010 के अंदर, पहला क्वेश्चन बताया था आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में RTI एक्ट नियमों का सही नाम है, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 2011, ये तो आपका प्रथम ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए, 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 45 घंटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कितने घंटे होने चाहिए, तो ये मैंने बता दिया, 2009 पढ़ाया था तभी बता दिया था, 820, 1750, 800। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा 1000, 6 से 8। RTI एक्ट 2009 की क्लास देखना, 2009 की क्लास अपनी प्लेलिस्ट में पढ़िए, प्लेलिस्ट में दोनों क्लासों को साथ साथ देखना 2 बार, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये पद की गारंटी है। इतनी व्याख्या के साथ समझाया गया, क्योंकि लाइब्रेरी बैच की सीटें के जो क्वेश्चन थे वो आपकी थे ऐसे कि पूरे कंटेंट पूरा तैयार होता है वहाँ से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान और मानकों के अनुसार प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या कितनी होगी, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका RTI जो नियमावली थी आपकी 2011 आपकी राजस्थान की, वो कंप्लीट हो चुकी है, हमने कंप्लीट कवर कर दी। इसके अंदर आपका टेस्ट जो माइनर टेस्ट 8 है, वहाँ तक तो आपके भाग 5 ही आएंगे। आपके माइनर टेस्ट 8 की बात करें, वहाँ भाग 1 से लेकर 5 आएगा, 5, और माइनर टेस्ट 9 है, इसमें भाग 6 से लेकर 10 आएंगे, 6 से 10। और माइनर 8 में आपके जो RTI एक्ट 2009 है वो भी आएगा भाई, उसमें आधा तो था आपका 7 के अंदर और आधा है इसके अंदर, तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। दोनों क्लास देख लेना, यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन सही होते हैं। लास्ट टाइम भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिला था और आज भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सादा तरीके से जितने अपने पास संसाधन थे उस संसाधनों के माध्यम से आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और 2 या 3 बार जरूर देखना। ठीक है, और एग्जाम के जो लास्ट टाइम है ना, ये पूरी की पूरी क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा फास्ट जल्दी होगा इस क्लास के अंदर। तो इस क्लास को वॉच लेटर के अंदर भी या आपका लाइक या सब्सक्राइब कहीं भी अपने चैनल के ऊपर डाल के भी रखना, क्योंकि लास्ट टाइम आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस क्लास की। ठीक है दोस्तों, इसके साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।